we know that the question of tax shifting arise especially in the case of indirect tax, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अगर डायरेक्ट टैक्स है जैसे कि इनकम टैक्स, तब तो इम्पैक्ट और इंसिडेंस दोनों ही सेम पर्सन पे होंगे। जब टैक्स इनडायरेक्ट होता है, ठीक है, जैसे कि जीएसटी, राइट, जैसे कि पहले हमारी जो भी एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटीज, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, वो सब के सब इस क्वेश्चन में आते हैं कि इनमें टैक्स की शिफ्टिंग कितनी या कैसी होगी, राइट। जो क्वेश्चन है टैक्स की शिफ्टिंग का वो इनडायरेक्ट टैक्सेस में ही अराइज होता है, राइट। तो इन दिस रिगार्ड whether and to what extent a tax on commodity can be shifted depends on the price elasticity of demand और price elasticity of supply of a commodity, यानी कि कितने एक्सटेंट से टैक्स जो है वो शिफ्ट होगा, ठीक है, वो डिपेंड करता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पे, जिस भी कमोडिटी की हम बात कर रहे हैं, राइट। और यही दोनों जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हैं, ठीक है, यही डिटरमिन करते हैं कि क्या बार्गेनिंग स्ट्रेंथ होगी सेलर्स की और बायर्स की, ठीक है, ऑफ टैक्स्ड कमोडिटी। जिस कमोडिटी पे टैक्स लग रहा है उसके सेलर्स एंड बायर्स की बार्गेनिंग स्ट्रेंथ क्या होगी। बार्गेनिंग स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि किसका पलड़ा भारी है। मतलब एकदम सिंपल में आप ये सुने कि जैसे ये मार्कर है, राइट, इस मार्कर को मैं मार्केट में बेचती हूँ। अब मुझे पता है, मैं सेलर हूँ, आई नो कि मार्कर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इससे हमें ये पता है कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी इस प्रोडक्ट के लिए, राइट, दैट विल बी वेरी वेरी लेस इसलिए होगी क्योंकि इसके प्राइस बढ़ जाने से भी इसकी बिक्री कम नहीं होगी, लोग इसे खरीदने आएंगे क्योंकि इतनी इलास्टिक इसकी डिमांड नहीं है कि मेरा प्राइस बढ़ाते ही लोग अपनी डिमांड को बंद कर दें, राइट। एंड सो जब भी मुझ पर टैक्स लगेगा तो मैं इसका प्राइस थोड़ा बढ़ा दूंगी और अपने टैक्स को शिफ्ट कर दूंगी कंज्यूमर्स पे। एंड सो यहाँ पे बार्गेनिंग स्ट्रेंथ मेरी प्रोड्यूसर की ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा है क्योंकि कंज्यूमर्स को इसकी आवश्यकता है, इट इज़ द नेसेसिटी फॉर द कंज्यूमर्स। यही इसका ऑपोजिट भी तो हो सकता है कि आपको इस मार्कर की इतनी ज़रूरत ही नहीं है, मार्केट में भी इस मार्कर के जैसे बहुत सारे मार्कर अवेलेबल हैं, तो जैसे ही मैं इसका प्राइस बढ़ाती हूँ, मुझ पर टैक्स लगता है और टैक्स को आपकी तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करती हूँ, आप इसे परचेज करना ही बंद कर देंगे, एंड सो मेरा ही घाटा हुआ। यहाँ पे जो बार्गेनिंग स्ट्रेंथ है वो किसकी स्ट्रॉन्ग है, बायर्स की, एंड सो टैक्स के बर्डन को मैं आप पर शिफ्ट नहीं कर पाऊंगी, कंज्यूमर्स पे शिफ्ट नहीं कर पाऊंगी, राइट। तो अभी तक हमने देखा कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, जो कि यहाँ मार्केट थी, कैसे डिटरमिन करती है बार्गेनिंग स्ट्रेंथ ऑफ सेलर एंड बायर्स। सिमिलरली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी डिटरमिन करती है बार्गेनिंग स्ट्रेंथ ऑफ सेलर्स एंड बायर्स। आपने पढ़े होंगे दोनों ही कॉन्सेप्ट्स ना, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी आपने पढ़ा होगा। इसमें क्या है, इसमें वो रिस्पॉन्सिवनेस हम देखते हैं कि जो प्रोड्यूसर है, ठीक है, प्राइस के बढ़ा देने से क्या वो अपनी सप्लाई को बढ़ाता है या कम करता है, राइट। तो ये भी डिटरमिन करता है कि जो टैक्स होगा वो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा या बैकवर्ड शिफ्ट होगा, राइट, या कितना बर्डन किस पर जाएगा। ये दोनों ही डिटरमिन करते हैं बार्गेनिंग स्ट्रेंथ ऑफ सेलर्स एंड बायर्स ऑफ अ टैक्स कमोडिटी। मैंने इन दोनों को यहाँ पे अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके दिखा दिया है कि कैसे जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा होती है, हमें पता है कि उस वक्त जो कौन सबसे पावरफुल रहेगा, कंज्यूमर्स, क्योंकि डिमांड की इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आपने थोड़ा भी दाम बढ़ाया है तो जो कंज्यूमर्स होंगे वो लोग क्या करेंगे, वो आपके प्रोडक्ट को नहीं लेंगे। सो हियर कंज्यूमर्स आर पावरफुल, ठीक है। यहाँ एग्जाम में पावरफुल नहीं लिखना है आपको, बस यहाँ पे ये समझना है कि जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा होगी तो लेस बर्डन ऑफ टैक्स विल बी ऑन टू द कंज्यूमर्स एंड मोर बर्डन ऑफ टैक्स विल बी ऑन टू द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर पे बर्डन टैक्स का ज़्यादा होगा और कंज्यूमर्स पे कम, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा है। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम है तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा, क्योंकि अब प्रोड्यूसर के हाथ में पावर आ गई, प्रोड्यूसर्स आर मोर पावरफुल एंड सो दे विल बी अ लेस बर्डन एंड दे विल ट्रांसफर मोर बर्डन ऑन टू द कंज्यूमर्स। सिमिलरली विथ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ज़्यादा है तो यहाँ पे प्रोड्यूसर्स के हाथ में पावर आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके हाथ में होता है कि वो सप्लाई कितना रखना चाह रहे हैं या कितना कम कर रहे हैं, और लोग तब भी खरीदेंगे, चाहे वो प्राइस बढ़ा दे चाहे कम कर दे, क्योंकि हो सकता है उस गुड्स की आवश्यकता लोगों में ज़्यादा है। सो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अगर ज़्यादा है तो जो पावरफुल हो जाएगा वो प्रोड्यूसर हो जाएगा, एंड इसलिए वो खुद कम से कम बर्डन बियर करने की कोशिश करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा बर्डन कंज्यूमर पे ट्रांसफर कर देगा, एंड सो कंज्यूमर विल बी वीक हियर, राइट, इन टर्म्स ऑफ बियरिंग दी बर्डन। और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अगर कम होगा तो वही इसका ऑपोजिट हो जाएगा, वीक हो जाएगा प्रोड्यूसर, क्योंकि सप्लाई अब प्रोड्यूसर के कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। अगर सप्लाई को वो कम ज़्यादा करता है और प्राइसेस चेंज करता है तो जो कंज्यूमर्स होंगे दे विल नॉट बाय द कमोडिटी, तो इसलिए यहाँ पे कंज्यूमर्स पावरफुल हो जाते हैं।
सो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से कब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितनी है, ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इससे डिटरमिन होता है कि क्या प्राइस एग्जिस्ट करेगा और कितना टैक्स किस पर जाएगा, क्या कंज्यूमर्स पे ज़्यादा टैक्स रहेगा या प्रोड्यूसर पे, या मतलब किस पे क्या कितना रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। कभी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 हो सकती है, कभी 0 हो सकती है, कभी इनफाइनाइट हो सकती है, कभी ग्रेटर देन 1 हो सकती है, ठीक है, कभी लेस देन 1 हो सकती है। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। सेम विद इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, राइट, 0 इनफाइनाइट, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, ठीक, ये सारे केसेस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के लिए भी बन सकते हैं। तो अभी इन सभी का हम ग्राफ बना करके देखेंगे और उस ग्राफ में मैं आपको शो भी करूंगी कि कब किस पे कितना टैक्स आ रहा है। ये सब कंडीशंस आपने पढ़ी है अपने क्लासेस में। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब 1 होता है तो क्या होता है, 0 होता है तो क्या होता है, तो उस पर हम इतना एक्सप्लेन यहाँ नहीं करेंगे। हम यहाँ देखेंगे कि अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 होती है तब कितना बर्डन कंज्यूमर बियर करता है और कितना प्रोड्यूसर बियर करता है, या जब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 0 होती है तो कितना बर्डन कंज्यूमर बियर करता है और कितना बर्डन हमारा प्रोड्यूसर बियर करता है। ठीक है, क्योंकि ये जो थ्योरी है इसीलिए बनी ही है। तो डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी ऑफ इंसिडेंस टेल्स अस कि किस पर कितना बर्डन पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए हमने ये थ्योरी पढ़ी है। सो लेट्स सी दैट। सो नाउ वी विल सी कि अलग अलग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू पर कैसे जो हमारा टैक्स का बर्डन है वो शिफ्ट होता है और डिवाइड होता है सेलर्स एंड बायर्स के बीच में, राइट। सबसे पहले आप ये जान लें कि सिंपली जो मैंने फिगर्स बनाई हैं बहुत इजी है, इतनी सारी देख के घबराए मत। ठीक है, एक एक करके सारे को डिस्कस करेंगे। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है, वाई एक्सिस पे प्राइस है। सिंपल से जो डिमांड का ग्राफ बनता है वही है। ठीक है, जैसे जैसे अलग अलग जगह डिमांड की इलास्टिसिटी चेंज हुई है उसी हिसाब से डिमांड कर्व का जो शेप है वो भी चेंज हो रहा है। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 है तो हमारा जो डिमांड का कर्व है वो ऐसा है। ठीक है, जैसे ही वो मोर इलास्टिक हुई या फिर मोर देन 1 उसकी वैल्यू हुई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, तो हमारा कर्व ऐसा हो गया। ठीक है, स्लैंट हो गया लेफ्ट की तरफ। जैसे ही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1 तो हमारा डिमांड कर्व ऐसा हो जाएगा। और जब इलास्टिसिटी एकदम परफेक्टली इनइलास्टिक हो, ठीक है, जो डिमांड है हमारा, ठीक है, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड जब होता है तब हमारा डिमांड कर्व स्ट्रेट रहेगा। और जब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड रहेगी यानी कि इनफाइनाइट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है तब जो हमारा डिमांड कर्व होगा वो इस तरीके से होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं सबसे पहला पॉइंट। जब हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 है, डिमांड कर्व डी है, ठीक है, और डिमांड कर्व सप्लाई कर्व को ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था जब तक टैक्सेस नहीं लगे थे, और OQ क्वांटिटी OP प्राइस में बेच रहा था हमारा सेलर प्रोड्यूसर, राइट, सब कुछ सही चल रहा था। जैसे ही टैक्सेस लगे, टैक्स के लगते ही हमारा SS जो सप्लाई कर्व है वो शिफ्ट होकर के SS- में बदल गया। क्यों हमारा सप्लाई कर्व शिफ्ट हो गया? क्योंकि जो टैक्सेस लगते हैं वो किस पे लगते हैं? प्रोड्यूसर पे यानी कि सेलर पे लगते हैं। सेलर के सप्लाई प्राइस पे टैक्सेस लगते हैं। सप्लाई प्राइस वो एक्सपेक्टेड प्रोसीड्स होते हैं, वो एक्सपेक्टेड मनी होता है जो सेलर एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसे मिलेगा आफ्टर सेलिंग इट्स गुड्स, राइट। तो उस पे टैक्स लग गया। उस पे टैक्स लगने की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सेलर हैज इंक्रीज्ड। अब आप ही बताइए, आप प्रोड्यूसर हैं और आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया क्योंकि टैक्सेस लग गए हैं, तो आप क्या करेंगे? आप सप्लाई कम कर देंगे। ठीक है, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो जा रहा है तो आप कम सप्लाई को ज़्यादा रुपए में बेचने की कोशिश करेंगे। यानी कि जो हमारा सप्लाई कर्व था SS, वो SS- में जब शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ, लेफ्ट की तरफ, अपवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो वही OQ क्वांटिटी का प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। उस OQ क्वांटिटी का प्राइस जो कि OP था वो हो जाएगा समथिंग, अगर आप इसे ऊपर लेकर के जाएं, यहाँ इंटरसेक्ट करेगा और कुछ यहाँ पे उसका प्राइस होगा। ठीक है, इतना प्राइस हो जाएगा उसी OQ क्वांटिटी का जो कि पहले इतना था। ठीक, तो इसीलिए क्योंकि प्राइसेस इसलिए बढ़ा दिए गए हैं क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया है, इसीलिए सप्लाई कर्व पीछे जाता है। अच्छा, अब जब सप्लाई कर्व हमारा पीछे गया है तो आप देख सकते हैं कि एक नए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है हमारा डिमांड कर्व को हमारा नया सप्लाई कर्व जो कि है L पॉइंट। इस पॉइंट पे अगर आप नीचे जाएं, ठीक, यहाँ पे, तो अगर आप देखने की कोशिश करें तो OQ- क्वांटिटी का प्राइस कितना है? OQ- क्वांटिटी का प्राइस है O
पी डैश कितना है, ओपी डैश। सिंपल है, ये देखिए इतनी क्वांटिटी का प्राइस ओपी डैश है। लेकिन अगर टैक्स ना लगा होता तो ओक्यू डैश, उसी ओक्यू डैश क्वांटिटी का कितना प्राइस रहता। देख सकते हो आप कि पुराने सप्लाई कर्व पे जो कि है ये पॉइंट, ओक्यू डैश क्वांटिटी का प्राइस ओपी डबल डैश रहता। कितना रहता, ओपी डबल डैश, ओक्यू डैश क्वांटिटी का, अगर टैक्सेस ना लगे होते। बट टैक्सेस लगने की वजह से उसी ओक्यू डैश क्वांटिटी का प्राइस ओपी डैश हो गया है। ये देखिए यहाँ इंटरसेक्ट करेगा, ना कि यहाँ। अगर ये सप्लाई का पीछे ना शिफ्ट हुआ होता तब यहाँ पे वो इंटरसेक्ट करता। तो यू कैन से कि ओक्यू डैश क्वांटिटी के लिए प्राइस ओपी डबल डैश रहता, लेकिन वही प्राइस ओपी डैश हो गया है क्योंकि टैक्सेस लगे हैं। तो टैक्सेस इतने लगे हैं, पी डैश पी डबल डैश, या फिर एल आर आप कह सकते हो। ठीक है, दोनों बराबर है, एल से लेकर के आर तक। समझ में आया आपको? याद रख लीजिए कि हमेशा सप्लाई कर्व के बीच में ही हमारा टैक्स आएगा। ये दोनों सप्लाई कर्व के बीच में जो एल आर है, यही है टोटल टैक्स जो कि लगा है। अदरवाइज प्राइस तो ओपी डैश रहता। ठीक है, प्राइस इंक्रीज हुआ ओपी डैश पे, इतना टैक्स लगा है। अब इस लगे हुए टैक्स का, जो इतना टैक्स लगा है, इसमें से कितना प्रोड्यूसर और कितना जो बायर है वो बियर करेंगे, यानी कि कितना सेलर और कितना बायर बियर करेंगे। तो जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 होती है तो जो बार्गेनिंग स्ट्रेंथ होती है सेलर की और बायर की, वो होती है इक्वल। क्या होती है? इक्वल। इसीलिए जो बर्डन है टैक्स का, दैट विल बी इक्वल ऑन बोथ ऑफ देम। बायर एंड सेलर्स का ये जो कंट्रीब्यूशन है इस टोटल टैक्स में, इतना जो है हमारे बायर बियर करेंगे और इतना हमारे सेलर्स। थोड़ा फिगर में आपको ऊपर वाला बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन इन रियलिटी बोथ आर इक्वल। मेरा डायग्राम में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसको थोड़ा बराबर बनना चाहिए था। हाँ, दोनों ही इक्वल है, एल एम एंड एम आर बोथ आर इक्वल, क्योंकि इक्वल बर्डन है टैक्स का बायर पे भी और सेलर पे भी। तो अगर ये आपको समझ में आ गया है तो बाकी सारे 1 मिनट में समझ में आ जाएंगे। ठीक, सो नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स मोर इलास्टिक डिमांड है। इससे क्या मतलब होता है? इससे मतलब ये होता है कि मार्केट में उस पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए जिस पे टैक्स लगा है उसकी इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है, मोर है, इट्स ग्रेटर देन 1। यानी कि अगर आपने बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़ाने की कोशिश की, तुरंत आपके कंज्यूमर्स, तुरंत आपके बायर्स आपके प्रोडक्ट को छोड़ देंगे, क्योंकि उसकी इलास्टिसिटी काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि द कंज्यूमर्स हैव मोर पावर, क्योंकि वो अपने डिमांड को चेंज कर सकते हैं। दे कैन चेंज द डिमांड, दैट्स व्हाई द डिमांड इज मोर इलास्टिक एंड ग्रेटर देन 1। सो कंज्यूमर विल हैव मोर बार्गेनिंग स्ट्रेंथ। कंज्यूमर्स के हाथ में बार्गेनिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, क्योंकि वो अपनी डिमांड को चेंज कर सकते हैं अगर आपने बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ा दिया तो ऐसे में क्या होगा? पहले तो आप देखो डिमांड कब हमारा ऐसा बनेगा, काफ़ी स्लैंट है ये। ठीक है, जब भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 तब हमारा जो डिमांड कब होगा वो ऐसा बनता है। ठीक है, इतना स्लैंट। हमारा सेम सप्लाई कर्व था जो कि ई पे इंटरसेक्ट कर रहा था, ओ क्यू क्वांटिटी ओपी डैश पे बेच रहा था हमारा सेलर, लेकिन जैसे ही टैक्सेस लगे सप्लाई कर्व हमारा पीछे चला गया एस डैश पर। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक पॉइंट है एल, जहाँ पे सप्लाई कर्व को हमारा डिमांड कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे जो क्वांटिटी है ओ क्यू डैश, इस क्वांटिटी को देखें तो इसका प्राइस हो रहा है ओपी डैश। बट इन रियलिटी अगर टैक्सेस ना लगे होते तो उसी का प्राइस, उसी ओ क्यू डैश क्वांटिटी का प्राइस होता ओ पी डबल डैश। ये देखो पुराने वाले सप्लाई कर्व को यहाँ कट करता ना यही, लेकिन नए सप्लाई कर्व के संदर्भ में हमें देखना है बिकॉज टैक्सेस आर देयर, टैक्सेस इम्पोज हुए हैं तो ओपी डैश हमारा क्या हो जाएगा? प्राइस। अदरवाइज ओपी डबल डैश रहता, यानी कि इतना पी डैश पी डबल डैश हमारा टैक्स लगा है। ठीक, अब इस टैक्स में फिर वही डिसाइड करना है कि कौन ज़्यादा बियर करेगा, सेलर्स या फिर बायर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंस कंज्यूमर विल हैव मोर बार्गेनिंग स्ट्रेंथ बिकॉज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, सेलर्स हमारे ज़्यादा बियर करेंगे। ये ब्लू से मैंने सेलर्स को दिखा दिया और ब्लैक से मैंने बायर्स को। सो बायर्स कम बियर कर रहे हैं और सेलर्स ज़्यादा बियर कर रहे हैं टैक्स, और टैक्स लगा कितना है? पी डैश पी डबल डैश। सो टैक्स का इतना पोर्शन, इतना कम, एम इसे हम आर मान लेते हैं, एम आर इतना पोर्शन बियर कर रहा है सेलर और एल एम पोर्शन बियर कर रहा है कंज्यूमर, विच इज लेस, दिस पोर्शन इज लेस देन दिस। और यही हमारा
जिसके हाथ में ज्यादा पावर है वो कम टैक्स का बर्डन झेल रहा है, जो कि है हमारे कंज्यूमर्स, क्योंकि इलास्टिसिटी ज्यादा है डिमांड की। तो LM जो होगा वो बियर करेंगे हमारे कंज्यूमर्स, और MR जो कि ज्यादा क्वांटिटी है टैक्स की वो बियर करेंगे हमारे सेलर्स। अब हम देखते हैं जब हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, यानी कि जो हमारा डिमांड है वो लेस इलास्टिक है। ठीक है, यहाँ पे मोर इलास्टिक था, यहाँ पे लेस इलास्टिक। तो जब डिमांड हमारी लेस इलास्टिक होती है, इसका मतलब ये होता है कि जो पावर है वो है सेलर्स के हाथ में, क्योंकि अब जो कंज्यूमर्स हैं, जो बायर्स हैं, वो अपनी डिमांड को चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आपने प्राइसेस बढ़ा दिए तो ऐसा भी हो सकता है उन्हें उस प्राइसेस पे खरीदना पड़ जाए, बिकॉज वो गुड्स और जगह अवेलेबल नहीं हो सकते हैं। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि उन्हें वही गुड्स खरीदने पड़े। एंड इट इज मेंशन्ड ऑल्सो कि जो डिमांड है हमारी वो लेस इलास्टिक है। तो जब डिमांड लेस इलास्टिक होती है तो बार्गेनिंग स्ट्रेंथ ऑफ सेलर्स विल बी मोर, और जो बर्डन है टैक्स का वो बायर्स पे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि सेलर्स के हाथ में ज्यादा पावर है, ज्यादा बार्गेनिंग स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनिशियली जब OQ क्वांटिटी थी, ठीक है, हमारा सप्लाई प्राइस था SS, हमारे डिमांड कर्व को वो यहाँ पे E पे इंटरसेक्ट कर रहा था। हमारा डिमांड कर्व कुछ इस तरीके से है, क्योंकि वो लेस इलास्टिक है। लेस देन 1 जब वैल्यू होती है डिमांड की, ठीक है, डिमांड कर्व की, तो वो ऐसा होता है। तो अब यहाँ पे E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था, OQ क्वांटिटी OP प्राइस में वो बेच रहा था। कौन? जो हमारा सेलर है। लेकिन जैसे ही टैक्सेस इम्पोज हुए तो जो हमारा सप्लाई कर्व है वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया, S' बन गया। यहाँ पे हमारे डिमांड कर्व को L पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगर आप नीचे लेकर के जाएं इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे L पॉइंट पे जो OQ' क्वांटिटी है उसका प्राइस होगा OP', राइट? आई एम राइट? लेकिन अगर वही टैक्सेस इम्पोज ना हुए होते तो जो इनिशियल हमारा सप्लाई कर्व था SS, वो उसे यहाँ इंटरसेक्ट करता। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ होता और प्राइजेस होते OP', मतलब OQ' क्वांटिटी के लिए प्राइजेस होते OP', लेकिन है कितना? OP', यानी कि इतना टैक्स लगा है, P' टैक्स लगा है। अब इतना टैक्स लगा है वो तो ठीक है, अब किस पर कितना लगेगा वो कौन डिटरमिन करता है? वो डिटरमिन करता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी लेस देन 1 है, दैट मीन्स द डिमांड इज लेस इलास्टिक एंड बार्गेनिंग स्ट्रेंथ ऑफ सेलर्स इज मोर, सो मोर बर्डन विल बी ऑन बायर्स। बायर्स पे ज्यादा बर्डन है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि बायर्स पे ज्यादा टैक्स शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो ये जो ज्यादा वाला पोर्शन है ये पे करेंगे हमारे बायर्स। इतना टैक्स, इस पूरे टैक्स में से इतना टैक्स शिफ्ट हो जाएगा बायर्स पे, और एक छोटा सा पोर्शन पे करेंगे सेलर्स। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं LMR। तो LM पोर्शन विल बी पेड बाय द बायर्स एंड MR पोर्शन विच इज वेरी लेस विल बी पेड बाय द सेलर्स, राइट? अब हम देखते हैं दो आइडियल सिचुएशन, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 होती है या जब हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइट होती है। जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 होती है उसे हम कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, यानी कि हमारी डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक है, कोई चेंज नहीं हो सकता है। जो प्राइजेस हैं, जो भी प्राइजेस हम रख देंगे आपको उतने प्राइस पे खरीदना पड़ेगा, और वो गुड्स कहीं भी अवेलेबल नहीं है। पूरी की पूरी पावर लाई कर रही है सेलर्स के हाथ में। द बार्गेनिंग पावर ऑफ सेलर्स विल बी अनलिमिटेड बिकॉज यू कैन नॉट चेंज द डिमांड। आप डिमांड बदल नहीं सकते हैं अपनी, आपको वही डिमांड करनी है, राइट? तो होल टैक्स बर्डन इज ऑन बायर्स। तो इसीलिए बेचारे जो बायर्स होते हैं उन पे सारा का सारा टैक्स का बर्डन चला जाएगा, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है, बट इट इज एन आइडियल सिचुएशन, इसलिए हम इसे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम शॉर्ट में कि जो इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक कर्व होता है वो आई की शेप में होता है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आई का शेप में जो डंडा होता है आई का, इसकी स्पेलिंग होती है इनइलास्टिक। इनइलास्टिक वर्ड में जो आई होता है डंडा, ये डंडा अगर आपको कहीं दिखे तो समझ जाइए कि कर्व हमारा इनइलास्टिक है, ये याद रखने के लिए था। खैर, तो जो आई है हमारा, यानी ये जो डंडा है इस शेप का, ये रिप्रेजेंट करता है जीरो इलास्टिसिटी, यानी कि परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। यहाँ पे OQ क्वांटिटी के लिए प्राइस था OP। ठीक, जैसे ही टैक्स लगे सप्लाई का पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया, यानी कि अपवर्ड शिफ्ट हो गया, लेफ्ट की तरफ अपवर्ड शिफ्ट हो गया। अब जब लेफ्ट की तरफ अपवर्ड की तरफ वो शिफ्ट हो गया, अब हमारा नया इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया L पॉइंट पे जो OQ क्वांटिटी है उसका प्राइस कितना है OP'। तो आप देख सकते हैं पहले भी OQ क्वांटिटी का प्राइस OP था, अब OQ ही क्वांटिटी का प्राइस OP' हो गया, प्राइस इंक्रीज हो गया, यानी इतना टैक्स लगा है, और इतना जो टैक्स लगा है वो पूरा का पूरा कौन बियर करेगा?
बायर्स, तो बायर्स विल बियर दिस होल टैक्स। यहाँ पे पूरा का पूरा पोर्शन बायर्स बियर करेंगे। सैड ना, लेकिन यहाँ पे देखो गुड न्यूज, यहाँ पे क्या है, जो इलास्टिसिटी है डिमांड की परफेक्टली इलास्टिक है, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इनफाइनाइट, इतना इलास्टिक है कि अगर कंज्यूमर्स को लगा कि थोड़ा सा भी प्राइस चेंज हुआ है तो वो तुरंत अपनी डिमांड बदल देंगे। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड विच इज वेरी गुड फॉर कंज्यूमर्स, इसलिए बार्गेनिंग स्ट्रेंथ ऑफ बायर्स विल बी अनलिमिटेड, बार्गेनिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंज्यूमर्स विल बी अनलिमिटेड। वो उन्हें पता है कि जो प्रोड्यूसर हैं वो जानते हैं कि प्राइस बदलते ही सारा का सारा मामला बिगड़ जाएगा और जो डिमांड है वो बदल जाएंगी, यानी कि डिमांड विल बी शिफ्टेड, उस गुड्स की डिमांड खत्म हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। सो होल टैक्स बर्डन इज ऑन सेलर्स, इसलिए सेलर्स कभी भी प्राइस चेंज करने की गलती नहीं करेगा, कभी भी प्राइस बढ़ाने की गलती नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कर्व है वो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का कर्व इस तरीके से होता है, ठीक है। ओक्यू क्वांटिटी जब बेची जा रही थी तो उसका प्राइस था ओपी, क्वांटिटी कम कर दी गई है क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया है और सप्लाई कर्व हमारा पीछे की तरफ चला गया है, एस डैश बन गया है एस से, ठीक है। इस पॉइंट पे एल पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है, यहाँ पे ओ क्यू डैश क्वांटिटी सेम प्राइस पे मिल रही है, कम क्वांटिटी उन्हें उतनी ही प्राइस में बेचनी पड़ रही है और ज़्यादा क्वांटिटी भी वो उतनी ही प्राइस में बेच रहे थे। तो प्राइस में कोई चेंज नहीं आया है। अगर आप उस एक पैकेज कुरकुरे को लेने जा रहे हैं तो तब भी आपको ओपी में मिलता था, तो अभी भी ओपी में ही मिलेगा। प्राइस ऑफ दैट क्वांटिटी हैज़ नॉट बीन चेंज, प्राइस सिमिलर है, सेम है और पूरा का पूरा जो टैक्स का बर्डन है वो है सेलर्स के ऊपर। सेलर्स पूरा का पूरा टैक्स बर्डन बियर करेंगे, होल टैक्स बर्डन विल बी ऑन सेलर्स विच इज नॉट पॉसिबल। अगर होता तो क्या ही बात होती, खैर। सो यहाँ पर हमने सारे जो सिचुएशंस थी उन्हें डिस्कस कर लिया है, ठीक है। आई होप आप सभी को सब समझ में आया हो, जो समझ में ना आया हो यू कैन आस्क मी दैट इन द कमेंट सेक्शन। अब हम डिस्कस करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के अलग अलग सिचुएशंस, कब वो यूनिटी के बराबर होता है, कब वो लेस इलास्टिक, मोर इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक होता है क्या सप्लाई कर्व। तो लेट्स सी दैट।